वेलकम बैक गाइस टू द अनदर वीडियो ऑफ दिस वेबसाइट। और इस वेबसाइट के अंदर हमने पिछली वीडियोस के अंदर ये हेडर बैनर और इसके खूबसूरत सेक्शंस कोडिंग स्टेप बाय स्टेप करके मैंने आपको समझाए हैं। उम्मीद करता हूँ ये सारी की सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप समझ आ गई होंगी। इसके बाद हम अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और अपने वेबसाइट को कंप्लीट करते हैं जल्दी से। इस वीडियो में हम ये वाला सेक्शन तैयार करेंगे, ठीक है। ये देखें, ये कैरोसेल है, ये बहुत खूबसूरत। इसकी कोडिंग किस तरीके से करेंगे हम HTML और CSS से, मैं इंशाल्लाह आपको ये स्टेप बाय स्टेप करके दिखाऊंगा। ये एक सेक्शन, ये इस कॉलम D6 में ये इमेज सेट की है हम लोगों ने। इसके बाद जो है ये कार्ड्स बनाएंगे बहुत खूबसूरत, और ये फॉर्म तैयार करेंगे और फुटर तैयार करेंगे, ठीक है। इस वीडियो के अंदर हम ये वाला काम करने वाले हैं। इंशाल्लाह हम एनिमेशन भी इस पर लगाएंगे, रिस्पॉन्सिव का काम भी करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को लेकर के इंशाल्लाह मैं आपको कोड करने वाला हूँ। आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो को आप एंड तक वॉच कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी वीडियोस बहुत पसंद आ रही होगी और आप इसको लाइक भी करेंगे इंशाल्लाह। और तमाम वीडियो को जो है आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे। तो चलिए वक्त ज़ाया किए बगैर इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। इसके अंदर मैं अभी इस कैरोसेल का कोड करने वाला हूँ, ठीक है। फिर आपको इसकी स्टाइलिंग बताऊँगा कि वो किस तरीके से हम कर सकते हैं। इसके अंदर मैं बूटस्ट्रैप का जो कैरोसेल है वो यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है। बूटस्ट्रैप का कैरोसेल मैं ज़रा आपके लिए सर्च करता हूँ। आप यहाँ आएंगे, बूटस्ट्रैप कैरोसेल, बूटस्ट्रैप कैरोसेल, ये आपने इस तरह क्लिक करना है और ये बूटस्ट्रैप का कैरोसेल आपके सामने ये ओपन हो जाएगा। और ये देखें, ये जो है ना, ये बूटस्ट्रैप का कैरोसेल है। ये देखें, ये आईडी पे काम करता है। इस तरीके से इसके नेव बार भी होंगे, ठीक है। ये देखिए, इसको जैसे ही मैं क्लिक करूँगा ये तो ये मूव कर रहे हैं, ठीक है। ये किस तरीके से बूटस्ट्रैप का कैरोसेल हम यूज़ करेंगे, इसको जो है हम देखेंगे अभी। मैं आपको कोड पे लेकर चलता हूँ और इसको जल्दी से आपके लिए यहाँ कोड करता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो चलिए गाइस, मैं आपको इसको, ये देखें, मैंने इसके साथ इस पर जो है वो बूटस्ट्रैप कैरोसेल अप्लाई कर दिया है, ठीक है। इसकी कोडिंग में आपको समझाता हूँ। अभी देखें, एक सेक्शन ओपन किया है, इसके अंदर कंटेनर फुल ओपन किया, एक रॉ ओपन की, और इसके अंदर ये टेस्टिमोनियल कॉल MD6 के अंदर मैंने क्या करना है, कॉल MD6 के अंदर मैंने ये वाला जो अपना कैरोसेल है ये बनाना है, और कॉल MD6 के अंदर ये इमेज रखनी है, ठीक है। इसके अंदर फिर मैंने क्या किया, व्हाट क्लाइंट से ये एक हेडिंग लगाई। कौन सी वाली, ये वाली हेडिंग देखें गाइस, ये वाली हेडिंग मैंने लगाई है, ठीक है। और फिर जो है अपना कैरोसेल का काम किया है। कैरोसेल के लिए एक कॉलम D10 जो है मैंने एक और कॉलम खोला है, ठीक है। इसके बाद इसके अलावा हम ये क्या कर सकते थे, यहाँ एक रॉ खोली है, ये कॉलम D6, एक कॉलम D6 मैंने ओपन किया, ये दोबारा एक रो ओपन की, और इसके अंदर कॉलम D10 मैंने ओपन किया है। क्यों? क्योंकि ये जो है ना, इसको मैंने क्या करना है, इसकी जो विड्थ है समझो वो मैंने कम की है, ठीक है। अगर इसको मैं दोबारा कॉल MD12 करूँगा आपके सामने तो देखिएगा इस क्या होगा, ठीक है। ये देखें, मैंने इस पर आया और इसको कॉल MD12 कर दिया, ठीक है। तो ये इस तरीके से शो होगा, जो कि बहुत अजीब सा लग रहा है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने इसको एक और रो खोली है और उसके अंदर कॉल MD10 लिखा है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा, ठीक है। मैंने आपको इसका वजह भी बता दी कि मैंने ऐसे क्यों किया हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से शो हो जाएगा। इसके बाद मैंने क्या किया है, इसके बाद मैंने ये बूटस्ट्रैप का कैरोसेल है, मैंने सिर्फ वहाँ से कॉपी और पेस्ट किया, फिर उसकी स्टाइलिंग की है। कैरोसेल इनर के अंदर क्या कैरोसेल इनर लगाया, एक मेन डिव है इसका कैरोसेल इनर, ठीक है। और ये जो डिव है ना, ये बिल्कुल मेन डिव है इसका। इसके अंदर ये तमाम चीज़ें आएंगी। देखें ये क्या चीज़ें हैं, ये इसके जो इंडिकेटर्स कहलाते हैं ये हैं इसके अंदर। मैं आपको इंडिकेटर दिखाता हूँ। ये वाले जो इंडिकेटर है ना वो ये हैं, लेकिन मेरे पास इंडिकेटर इस तरीके के नहीं है। मेरे पास इंडिकेटर ये हैं, ये इमेजेस मेरे पास इंडिकेटर। जैसे मैं इसको क्लिक करूँगा, देखें बूटस्ट्रैप का जो कैरोसेल है वो क्या कर रहा है, जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ तो स्लाइड चेंज हो जाती है ना। देखें, इसको मैंने क्लिक किया, फिर इसको मैंने क्लिक किया तो ये स्लाइड चेंज हो रही है, लेकिन मेरे पास इंडिकेटर ये हैं, ये इमेजेस हैं। इस तरीके इसको मैं कैसे सेट करूँगा, मैं इसको स्टेप बाय स्टेप ये सारी चीज़ें अभी समझाऊँगा। लेकिन मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरीके से मैंने इसके अंदर OL के अंदर, LI के अंदर इमेजेस सेट की हुई है, ठीक है। ये इसका मेन डिव है, ठीक है। ये देखें, ये जो शो हो रहा है ना, ये यहाँ क्लोज हो रहा है। इसका मतलब ये वाला जो डिव है ये मेन डिव है, यहाँ शुरू हो रहा है वहाँ ख़त्म हो रहा है। ये जो इनर कैरोसेल इनर का जो डिव है ये यहाँ क्लोज हो रहा है, ठीक है। तो दोनों डिव का अलग मतलब है। इसके अंदर कैरोसेल आइटम क्या चीज़ है, कैरोसेल आइटम जो है ना, इसके अंदर मैंने क्या क्या रखा हुआ है, एक इमेज रखी हुई है। वो कौन सी इमेज है मैं आपको बताता हूँ। ये जो कोड्स की इमेज है ना, ये दरअसल इमेज है, और ये वाली इमेज है, इसको मैंने पोजीशनिंग से सेट की है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। इसके अंदर फिर मैंने एक पैराग्राफ डाला हुआ है, ठीक है। पैराग्राफ को
क्या किया हुआ है, इस तरीके से मैंने इसके अंदर लिखा हुआ है। फिर ये जो है ना एक अलग डिव लिया हुआ है, इसके अंदर ये नाम डाला हुआ है, ठीक है। ये कौन सा नाम है, ये वाला नाम है, ठीक है। कुछ भी नहीं है इसके अंदर, बहुत इजी है। इसको कैरोसेल आइटम के अंदर मैंने इस तरीके से ये इसके एचटीएमएल की है। दूसरा फिर मैंने क्या किया, एक और कैरोसेल आइटम लिया है, उसके अंदर फिर इसको क्या किया हुआ है, इस तरीके से इसके अंदर ये पैराग्राफ डाला हुआ है, ये इमेजेस डाली हुई हैं, और ये तीसरा कैरोसेल है, ठीक है। यानी 3 है ना अभी मेरे पास, ये 1, ये 2 और ये 3, ये 3 इमेजेस मैंने इसके ऊपर सेट की हुई हैं। जैसे ही मैं इस इंडिकेटर को क्लिक करूँगा तो ये चेंज हो जाएंगी इमेजेस। इसके बाद मैंने ये OL क्या चीज़ है, ऑर्डर लिस्ट। इसमें ये इमेजेस रखी हैं, इसके ऊपर ऑर्डर लिस्ट लगाई है, ठीक है। इसकी भी मैं आपको स्टाइलिंग दिखा देता हूँ कि इसके ऊपर मैंने स्टाइलिंग क्या की हुई है। ये OL को मैं टारगेट करूँगा, ठीक है। अभी मैंने फ़िलहाल इसके ऊपर स्टाइलिंग नहीं की हुई है, मैं अभी करके दिखाता हूँ आपको। ये देखें, ये जो है ना OL के ऊपर मैंने स्टाइलिंग की हुई है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो गाइज मैंने इसके अंदर कौन कौन सी इमेजेस रखी हैं और कैसे रखी हैं वो पहले मैं आपको बताता हूँ। ये देखें, लिस्ट इनलाइन आइटम चाहिए, इसको मैंने एक क्लास दे दी। इसके अंदर क्या किया मैंने, कैरोसेल इंडिकेट, ये सारा बूटस्ट्रैप का है, ये बूटस्ट्रैप आपको देगा, ठीक है। आपने सिर्फ इसके अंदर क्या करना है, ये एक इमेज लगानी है, ये वाली जो इमेज है ना वो आपने इसके अंदर लगानी है, ठीक है। और कुछ भी नहीं करना, और ये ए का टैग है, सही है। इस ए के टैग के अंदर ये सारी चीज़, और इसके अंदर एक इमेज मैंने लगाई हुई है। फिर मैंने इसके अंदर ये क्या किया हुआ है, LIA, और फिर इसके अंदर इमेज सेट की हुई है, ठीक है। तो मैं इसको अपने व्यू के ऊपर चलता हूँ, डिज़ाइन के ऊपर, और कंट्रोल शिफ्ट R करता हूँ, तो ये देखें मेरे पास किस तरीके से शो हो रहा है। फ़िलहाल ये मेरे पास इस तरीके से शो हो रहा है, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर मैंने स्टाइलिंग तो की नहीं है। तो जल्दी से मैं इसकी स्टाइलिंग कर, और फिर आपको मैं दिखाता हूँ कि किस तरीके से इसकी स्टाइलिंग मैंने की है और क्या क्या इसके अंदर सेट किया है, ठीक है। तो जल्दी से मैं इसकी स्टाइलिंग, तो गाइस इसके अंदर मैंने ये स्टाइलिंग कर दी है सारी आप लोगों के लिए, ठीक है। इसको मैं अभी आपको थोड़ा समझाता हूँ कि इसके अंदर मैंने किया क्या है, ठीक है। ये देखें, माई कैरोसेल डिस्क्रिप्शन जो है ना वो ये वाली क्लास है, इसको मैंने टारगेट किया है। ये देखें, ये वाली क्लास है, और इसको मैंने क्या बोला हुआ है कि इसके ऊपर मार्जिन बॉटम 20 पिक्सल, ठीक है। मार्जिन बॉटम 20 पिक्सल कर दो। और पोजीशन रिलेटिव क्यों लगाया हुआ है, क्योंकि इसके अंदर जो इमेजेस है ना वो पोजीशन से लेकर आ रहा हूँ मैं, ठीक है। अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये नेम क्या है, नेम की जो क्लास है वो ये वाली क्लास है, ठीक है। इसको मैंने स्टाइलिंग की हुई है थोड़ी बहुत, तो इसको मैंने क्या किया हुआ है, कलर ये वाला दिया हुआ है, फ़ॉन्ट साइज़ 15 पिक्सल है, फ़ॉन्ट वेट ये है, और मार्जिन बॉटम 30 पिक्सल है। इसके अंदर और कुछ भी नहीं है, ठीक है। कैरोसेल इंडिकेटर्स क्या है, कैरोसेल इंडिकेटर्स की जो क्लास है ना वो ये वाली है, कहाँ गई, नीचे ये वाली, ठीक है। इसको मैंने टारगेट किया है, और इसको मैंने क्या बोला हुआ है कि पोजीशन स्टैटिक कर दो, मार्जिन बॉटम 10 REM कर दो। 10 REM के अलावा 10 REM के साथ साथ आप इसको ये भी कह सकते हैं आपके 100 या 120 पिक्सल भी दे सकते हैं, लेकिन मैंने खैर इसको REM में भी बोला हुआ है। मार्जिन टॉप 0 कर दो, सही है। और माई कैरोसेल इंडिकेटर्स LI, ठीक है। ये क्या है, ये चीज़ें हैं, ये इसके अंदर LI है ना, इसको मैंने क्या दिया हुआ, विड्थ दी हुई है, ठीक है। विड्थ 190 पिक्सल दी हुई है, इसको मैं 120 पिक्सल कर देता हूँ, ठीक है। मार्जिन राइट 50 पिक्सल किया हुआ है, वो मैं अभी आपको जब डिज़ाइन पे जाऊँगा तो बताऊँगा ये क्यों किया हुआ है, ठीक है। LI इमेज, इसके बाद LI इमेज जो है मैंने इसको क्या किया हुआ है, डिस्प्ले ब्लॉक किया हुआ है, इसकी ओपेसिटी 0.5 की है, विड्थ 80 पिक्सल कर दी है, ठीक है। और ये LI एक्टिव है। LI इमेज में और LI एक्टिव में क्या फ़र्क है वो मैं आपको बताता हूँ। ये देखें, इस पर जब मैं क्लिक करूँगा ना तो ये इस वक्त एक्टिव है, एक्टिव इमेज कहलाएगी, और ये दोनों क्या हैं, ये एक्टिव नहीं है। जैसे ही मैं इसको एक्टिव करूँगा, इसको पे क्लिक करूँगा तो इसको ये अब क्या होगा, ये एक्टिव इमेज हो गई है, ठीक है। इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो देखें, ये इतनी खूबसूरती के साथ ये सारा डिज़ाइन मैंने किया है आपके साथ। मैंने इसको स्टेप बाय स्टेप में इसके साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि आपको समझ भी आ जाए। LI हॉवर इमेज, जैसे ही मैं LI के ऊपर हॉवर करूँगा, ये देखें ये हॉवर है, हल्का सा इसका इफेक्ट चेंज हो रहा है। तो इसको मैंने क्या बोला है, जैसे ही मैं LI के ऊपर हॉवर करूँ तो इसकी इमेज की जो ओपेसिटी है वो 0.75 हो जाए, ठीक है। और फिर ये क्या चीज़ें हैं, डिस्क्रिप्शन इमेज nth ऑफ टाइप 1। nth ऑफ टाइप 1 का मतलब ये है कि इसके अंदर जो मैंने ये इमेज लगाई है ना, कौन सी वाली, ये कॉर्ड्स की जो इमेज है, ये इमेज 1 है इसकी, और ये इमेज 2 है इसकी। तो CSS में इसको टारगेट करने का तरीका ये होता है, ये इमेज है, दरअसल ये एक इमेज है। आइकन भी हम लगा सकते हैं, लेकिन मैंने आपको इमेज भी लगा के दिखाई है कि इसको हम किस तरीके से स्टाइल कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। तो इसकी क्या वो है टारगेटिंग कैसे की है मैंने, डिस्क्रिप्शन इमेज nth ऑफ टाइप 1 और 2। जब 1 में करूँगा
तो उसका मतलब ये होगा कि ये वाली इमेज है, और 2 में करूँगा तो इसका मतलब ये होगा कि ये वाली इमेज है। ठीक है, इसको मैंने स्टाइलिंग की हुई है पोजीशन एब्सोल्यूट। ठीक है, हाइट 30 पिक्सल इसकी कर दी है, पोजीशन एब्सोल्यूट लेफ़्ट 3 पिक्सल। ठीक है, इसको मैं अभी जब आपको स्टाइलिंग में जाऊंगा तो वो वहाँ भी बता दूंगा कि मैंने ऐसे क्यों किया है। इसको पैडिंग दे दी है 36 42 पिक्सल। ठीक है, और इसके बाद सेक्शन के ऊपर एक बैकग्राउंड लगाया मैंने। ठीक है, और फॉन्ट फैमिली लगाई है, और इसके ऊपर H1 जो है ना वो ये चीज़ है, ये जो हेडिंग है ना ये H1 है। तो मैं इंस्पेक्ट करता हूँ F12 से, और सारी चीज़ें आपके साथ 1 बाय 1 दोबारा शेयर करता हूँ। ये इमेज है, इसके ऊपर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो ये देखें इसकी जो टॉप है ना वो 0 है इस वक्त। ये देखें जैसे ही मैं इसका टॉप चेंज करूँगा तो ये चेंज होता जाएगा। ठीक है, इसके ऊपर मैं एक और चीज़ भी लगा सकता हूँ, Z इंडेक्स। मैं कोशिश करता हूँ कि यहाँ लग जाए। सही है, Z इंडेक्स सही है। यहाँ अप्लाई नहीं हो रहा है इसके ऊपर Z इंडेक्स, लेकिन कोई बात नहीं। मैंने जो इसकी स्टाइलिंग फ़िलहाल रखी हुई है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके ऊपर मैंने अप्लाई की हुई है 0। ठीक है, तो इस तरीके से ये शो होगा। सही है ना। और इसके साथ साथ इस इमेज को भी मैंने स्टाइल किया हुआ है। तो इसकी पोजीशन में बॉटम मैंने क्या रखा हुआ है, बॉटम इसका 11 रखा हुआ है फ़िलहाल मैंने 11 पिक्सल। इसकी हाइट क्या रखी हुई है, इसकी हाइट मैंने 30 पिक्सल रखी हुई है। जैसे ही मैं इसको पढ़ाऊँगा ये देखें इसकी हाइट बढ़ती जा रही है। जितना आप रखना चाहते हैं रख सकते हैं। राइट इसको कितना बोला हुआ है, ये देखें 12 पिक्सल। गाइज मैंने इसको पोजीशन एब्सोल्यूट इसलिए रखा हुआ है क्योंकि ये देखें जैसे ही मैं इसके ऊपर से पोजीशन एब्सोल्यूट हटाऊंगा तो इसकी स्टाइलिंग बिगड़ जाएगी। तो इसके एब्सोल्यूट लगाया हुआ है, इसको पोजीशन एब्सोल्यूट लगाया हुआ है। और पोजीशन रिलेटिव मैंने किस चीज़ को बोला हुआ है, यहाँ एक क्लास है उसको मैंने पोजीशन एब्सोल्यूट बोला हुआ है। मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है गाइज, तो सारी की सारी चीज़ें मैं आपके साथ ये देखें। कैरोसेल डिस्क्रिप्शन जो है ना, कैरोसेल डिस्क्रिप्शन, इसको मैंने इसके लिए रिलेटिव किया हुआ है। ये जो क्लास है ना ये वाली, इसकी क्योंकि इसके अंदर ये दोनों इमेजेस हैं, एक इमेज ये रही और एक इमेज ये रही। तो इसकी इस डिव को यहाँ से ओपन होकर यहाँ क्लोज हो रहा है। ठीक है, इसको मैंने इसके लिए पोजीशन रिलेटिव कर दिया ताकि इसकी पोजीशनिंग करने में आसानी हो। उम्मीद करता हूँ ये सारी की सारी चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी। ठीक है, मैं आपके साथ इसके बैकग्राउंड पे जो मैंने लीनियर ग्रेडियंट लीनियर लगाया हुआ है उसको आपके साथ शेयर करता हूँ कि वो कैसे लगाया मैंने। ठीक है, इसके बैकग्राउंड की कौन सी क्लास के ऊपर मैंने लगाया वो देख लेता हूँ। ये जो क्लास है सेक्शन 5 की, जी हाँ ये देखें सेक्शन 5 के ऊपर मैंने एक बैकग्राउंड इमेज लगाई है। वो मैं आपको दिखाता हूँ कि वो किस तरीके से मैंने इसको लगाया है। ठीक है, ये है सेक्शन 5, और जैसे ही मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये देखें ये इसके ऊपर मैंने एक लीनियर ग्रेडियंट लगाया हुआ है। इसको मैं चेंज भी कर सकता हूँ। इसको लगाने का तरीका क्या होता है मैं आपको बता, ये देखें जैसे ही मैं इसको चेंज कर रहा हूँ तो ये चेंज भी हो रहा है। ठीक है, इसको लगाने का तरीका क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। ये खूबसूरत जो लीनियर ग्रेडियंट है ये मैंने इसको बोलिया हुआ है लीनियर ग्रेडियंट, ये CSS प्रॉपर्टी है। ठीक है, आप लिखेंगे लीनियर ग्रेडियंट टू लेफ़्ट। ठीक है, बैकग्राउंड ये 50%, ये वाला कलर 50% कर दो और ये वाला कलर 50%, यानी इन दोनों का मिक्सचर है। ठीक है, इन दोनों का मिक्सचर मैंने क्या किया हुआ है कि आप लेफ़्ट से इसको राइट भी कह सकते हैं आप। तो मैंने फ़िलहाल इसको लेफ़्ट लगाया हुआ है। इस कलर का और इस कलर का दोनों का मिक्सचर है दरअसल, इसीलिए ये इस तरीके का कलर मुझे दे रहा है, शो करवा रहा है। ठीक है, ये देखिए इतना खूबसूरत कलर मुझे शो करवा रहा है। ठीक है, ये तो इसीलिए मैंने इनको दोनों को क्या बोला हुआ है, ये आप मेरे लिए इस तरीके से आप दोनों 50-50% दे दें आप मुझे। ठीक है, इसका मतलब ये है। अगर इसको मैं राइट करता हूँ, लेफ़्ट को राइट करता हूँ तो क्या इफ़ेक्ट आता है आप देखिएगा। देखें ज़्यादा, हाँ इसके ऊपर से जो है स्टाइलिंग चेंज हो चुकी है। ठीक है, अब मैं दोबारा इसके ऊपर क्या करता हूँ, लेफ़्ट करता हूँ तो देखें लेफ़्ट काम कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने लेफ़्ट लगाना है। और फॉन्ट फैमिली जो है ये तमाम इन चीज़ों को ऊपर अप्लाई की हुई है। जैसे ही मैं ये फॉन्ट फैमिली यहाँ से हटाता हूँ तो ये देखें ये क्या हो जाता है, फॉन्ट फैमिली इसके ऊपर से हट जाती है। जैसे मैं अप्लाई करता हूँ ये देखें सही है। तो इसके साथ मैंने क्या किया हुआ है, ये फॉन्ट फैमिली अप्लाई की हुई है। ठीक है, ये फॉन्ट फैमिली अप्लाई की हुई है। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी की सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। बस मैं लास्ट इस इंडिकेटर ये जो कैरोसेल है इसकी जो ये इसकी जो स्टाइलिंग है वो आपके साथ थोड़ी शेयर कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैंने क्या बोला हुआ है, इस LI इमेज को मैंने डिस्प्ले ब्लॉक बोला हुआ है, वरना ये क्या हो जाएंगे, ये
शो नहीं होंगे, ठीक है। इसकी ओपेसिटी क्या की हुई है मैंने, इसकी ओपेसिटी मैंने की हुई है, हाँ इसके ऊपर से एक और चीज़ हट गई है आई थिंक, हाइट, और हाँ 0.1 मिनट, ये क्या हो गया, इसको अजीब से दिख रहे हैं, ठीक है। तो मैं दोबारा इसको स्टाइल को इस तरीके से पिक करता हूँ और देखें ओपेसिटी मैंने इसको क्या बोला हुआ है 0.5। जैसे मैं इसके ऊपर से 0.5 हटाता हूँ तो ये देखें इसकी जो दिखने की जो ओपेसिटी है वो बिल्कुल 1 हो जाती है, तो इसीलिए मैंने इसको 0.5 बोला हुआ। अगर इसको मैं 1 करता हूँ तो देखें ये ऐसे दिखेगा, अगर 0.5 में इसको बोलता हूँ तो ये थोड़े से ब्लर होके मुझे दिखेंगे। इसकी आप विड्थ भी आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है, आप विड्थ कम भी कर सकते हैं, ठीक है। इसकी हाइट भी आप कम कर सकते हैं और बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और ये जो एक्टिव की जो इसकी क्लास है ना वो क्या कर रही है, एक्टिव की क्लास, ये एक्टिव है, सॉरी ये बार बार गायब हो जाएगा क्योंकि एक्टिव पे काम हो रहा है ना। तो देखें सॉरी इसकी जो स्टाइलिंग है वो चेंज नहीं हो रही है, तो मैं एक्टिव को पकड़ने की कोशिश करता हूँ। ये देखें मैंने एक्टिव को पकड़ा, एक्टिव की ओपेसिटी क्या है 1 है इस वक्त, एक्टिव की ओपेसिटी ये जो है ये एक्टिव है। तो इसको मैंने क्या बोला हुआ है कि एक्टिव के ऊपर आप इसकी ओपेसिटी 1 कर दो, ठीक है। ये देखें पहले क्या है, जो बाकी इमेजेस हैं उसकी ओपेसिटी 0.5 है, एक्टिव की ओपेसिटी क्या हो जाती है 0.1, और ट्रांसफॉर्म स्केल भी उसके ऊपर मैंने लगाया हुआ है। ट्रांसफॉर्म स्केल का जो मतलब है ना, उसका मतलब ये कि ये बाकी इमेजेस से थोड़ी सी बड़ी दिखेगी, सही है। तो इसीलिए मैंने इसको ट्रांसफॉर्म स्केल लगाया हुआ है। जैसे ही मैं इस ट्रांसफॉर्म स्केल को 0.5 करता हूँ तो ये और बड़ी हो जाती है, देख रहे हैं। 0.6 करता हूँ, 0.7 करता हूँ तो ये बाकी इमेजेस से इस तरीके से बड़ी शो होगी। ट्रांसफॉर्म स्केल का मतलब ये होता है, सही है। आप ट्रांसफॉर्म स्केल को कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये सारी की सारी चीज़ें जो स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको कोड करके भी बताई है, तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। और दूसरे सेक्शन के अंदर मैंने ये इमेज खूबसूरत के तरीके से लगाई हुई है, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ इसकी कोडिंग, ठीक है। मैंने क्या बोला हुआ है कि इस कॉलम D6 में के अंदर तो मैंने अपने कैरोसेल लगा लिया था, कॉलम D6 के अंदर ये इमेज है। इस इमेज को क्या किया हुआ है, इस इमेज को जो है मैंने सिर्फ इसके अंदर HTML के अंदर लगा दिया है, ठीक है। और वो खूबसूरत तरीके से इस तरह से शो हो रही है, ठीक है। लास्ट चीज़ इस सेक्शन की मैं आपको बता देता हूँ, इसको पैडिंग 0 भी बोला हुआ है। जैसे ही मैं पैडिंग 0 हटाता हूँ यहाँ से तो आप देखिएगा कि ये कैसे शो होगा, ये देखें इसके दरमियान स्पेस आ गया। तो इसीलिए मैंने इसको पैडिंग 0 बोला हुआ है कि लेफ़्ट राइट से आप इसकी पैडिंग 0 कर दें ताकि ये स्पेस ख़त्म हो जाए। देखें कितनी खूबसूरत तरीके से मैंने आपके सामने ये सारी की सारी कोडिंग की है। उम्मीद करता हूँ ये सारी की सारी चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी। इसके बाद जो मेरा सेक्शन है वो मैं देखता हूँ ताकि मेरा वक्त ज़ाया ना हो और जल्दी से हम इस वेबसाइट को कंप्लीट कर लें, ठीक है। इसके बाद मैं ये कार्ड्स आपके सामने अभी बनाऊँगा, ठीक है। और फिर ये फॉर्म बनाऊँगा और फोटो बनाने के बाद फिर हम अपना एनिमेशन और रिस्पॉन्सिव का काम करेंगे। तो जल्दी से मैं अपने कोड के अंदर जाता हूँ, इन कार्ड्स को बनाता हूँ, ठीक है। और फिर आपके साथ इसकी कोडिंग मैं अपनी शेयर कर देता हूँ, ठीक है। सेक्शन में अपना ओपन करता हूँ, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई थी। सेक्शन अपना ओपन किया, डॉट कंटेनर, उसके बाद रॉ और कॉल MD4, एक कॉल MD12 अलग से लूँगा, वो क्यों ले रहा हूँ मैं आपको भी बताता हूँ। और उसके बाद डॉट कॉल MD3 इंटू 3, सॉरी 4x3 होगा क्योंकि मुझे 4 के कॉलम चाहिए, सही है। ये अप्लाई नहीं हुआ। 4x3 का मतलब क्या हुआ कि मुझे 4 के कॉलम 3 इस तरीके से आप बना के दे दें। मैंने CSS को HTML में इस तरीके से यहाँ भी आप कर सकते हैं। ये कोडिंग फास्ट कोडिंग का तरीका है, ठीक है। तो इसके अंदर मैं अभी क्या करने वाला हूँ, ये देखें। एक रॉ के अंदर कितने कॉलम होते हैं मैंने आपको बताया था, 12 कॉलम होते हैं। तो इसको 4 और 4 में मैंने डिवाइड कर दिया, इसका मतलब ये है, सही है। 4 के अंदर ये इमेज और ये कंटेंट आ जाएगा, फिर 4 के अंदर ये इमेज और ये कंटेंट आ जाएगा, फिर 4 के अंदर ये इमेज और कंटेंट आ जाएगा। इसीलिए मैंने इसको 4 में ब्रेक किया। और ये जो 12 है इसके अंदर क्या आएगा, इसके अंदर ये इसकी ये खूबसूरत जो हेडिंग है ना ये आ जाएगी, ठीक है। ये कॉल MD12 के अंदर आई हुई है। आप इसको कम भी कर सकते हैं, आप इसको ये भी कह सकते हैं कि मुझे ऐसा करें कि 6 के अंदर
सॉरी 16:6 के अंदर, और इसका फिर आप ऐसा करेंगे कि MX ऑटो कर देंगे और टेक्स्ट सेंटर कर देंगे। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो क्या होगा कि ये जो है इसकी जो हेडिंग है 6 के अंदर आ जाएगी, लेफ़्ट राइट से इसका मार्जिन ऑटो हो जाएगा, MX ऑटो हो जाएगा और टेक्स्ट अलाइन सेंटर हो जाएगा। इसका मतलब ये है। जल्दी से मैं आपके लिए इस इमेज को और इस टेक्स्ट को HTML के अंदर सेट करता हूँ और फिर आपको समझाता हूँ कि ये मैंने क्या किया है। ठीक है, आपके साथ जल्दी से वापस आता हूँ। तो ये देखिए गाइज, मैंने इसके अंदर ये इसकी जो HTML है जल्दी से आपके लिए सेट कर दी है। ठीक है, कॉल MD12 मैंने बनाया हुआ था, उसके अंदर मैंने एक और डिव खोला और उसके अंदर ये हेडिंग, सब हेडिंग इसकी और ये ब्लॉक्स की हेडिंग ये मैंने लिख दी है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाली हेडिंग देखें, ये वाली हेडिंग मैंने लिख दी है। सही है। उसके बाद फिर मैंने कॉल MD4 के अंदर क्या रखा, एक डिव ओपन किया, उसके अंदर एक इमेज रखी है। सही है, एक इमेज रखी और उसके अंदर H6 के अंदर ये हेडिंग लगाई है। कौन सी, मैं आपको सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप, ये देखें, ये हेडिंग है और ये उसकी पैराग्राफ है। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको समझानी है अभी। कॉल MD4 के अंदर इस तरीके से इमेज रखी, फिर हेडिंग रखी, फिर पैराग्राफ रखा, फिर दूसरे कॉल MD4 के अंदर इमेज रखी, हेडिंग रखा और पैराग्राफ। कुछ भी नहीं है, सिर्फ टेक्स्ट को मैंने यहाँ समझे एक टेक्स्ट बनाया और उसके अंदर कॉपी पेस्ट कर दिया। ये देखें, हेडिंग रखी है, पैराग्राफ रखा है। ठीक है, जल्दी से मैं अभी इसकी क्या करता हूँ, इसकी स्टाइलिंग करता हूँ और फिर आपको शो करवाता हूँ कि ये किस तरीके से शो होगा। ठीक है, तो गाइज़ ये मैंने आपके सामने ये देखें, ये H6 की सेक्शन 6 की जो स्टाइलिंग है वो मैंने जल्दी से कर दिया आपके लिए। मार्जिन इसको मैंने क्या बोला हुआ है कि इसको 20 पिक्सल 0 पिक्सल कर दो, वो मैं अभी आपको बताता हूँ कि वो मैंने क्यों किया है। सेक्शन 6 के अंदर जो हेडिंग थी ये वाली जो हेडिंग है उसको फिर मैंने स्टाइलिंग की है। ठीक है, पैडिंग उसको दे दी है कुछ, फिर H6 की जो स्टाइलिंग है वो की है। कौन सी H6, ये H6 जो है इसको मैंने स्टाइल किया है। ठीक है, लेटर स्पेसिंग दिया हुआ है। फिर इसके ऊपर H1 के ऊपर क्या किया हुआ है, H1 के ऊपर भी स्टाइलिंग की है, ये H1 है। ठीक है, उसके बाद मैंने इमेज डिव कौन सा है, इमेज डिव ये वाली चीज़ है। ठीक है, इसके अंदर क्या है, H6 है और P है, इस पर भी मैंने आप स्टाइलिंग अप्लाई की हुई है। H6 के ऊपर ये देखें, फ़ॉन्ट फैमिली, फ़ॉन्ट साइज़, ये सारी चीज़ें मैंने अप्लाई की हुई हैं और P के ऊपर भी मैंने ये स्टाइलिंग अप्लाई की है। ये इमेज को मैंने हाइट दी है 310 और विड्थ 100% कर दी है। तो मैं इसको चेक करता हूँ कि किस तरीके से मेरे पास शो होगा। मैं कंट्रोल शिफ्ट आर करता हूँ और मैं इसको देखता हूँ कि किस तरीके से शो हो रहा है। बहुत खूबसूरत, ये देखें, बहुत खूबसूरत शो हो रहा है। इसके ऊपर ये सारी स्टाइलिंग मैंने अप्लाई कर दी है। ये इमेज की हाइट कितनी आ रही है मैं आपको दिखाता हूँ। सही है, ये इमेज की हाइट है, इसको आप कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये देखें, ये आप कम और ज़्यादा भी इस तरीके से कर सकते हैं। सही है, इसकी जो विड्थ है मैंने 100% रखी है। इस हेडिंग के ऊपर जो मैंने स्टाइलिंग अप्लाई की है वो मैं आपको थोड़ी बता देता हूँ कि किस तरीके से। ये देखें, पैडिंग इसको मैंने अप एंड डाउन से क्या किया हुआ है, 70% बोला हुआ था कि अच्छा खूबसूरत दिखे। इसके ऊपर मैंने क्या किया हुआ है, स्टाइलिंग अप्लाई की हुई है और उसको बोला हुआ है कि लेटर जो है क्या कर दो आप 5 पिक्सल कर दो। ये इस तरीके से आप खूबसूरत, कितना खूबसूरत दिख रहा है। ठीक है, इसके ऊपर भी मैंने स्टाइलिंग अप्लाई की हुई है। सही है, इसको सिर्फ मैंने बोला हुआ है कि फ़ॉन्ट फैमिली आप ये वाली इस पर अप्लाई कर दो। ठीक है, बाकी ये जो हेडिंग है इसके भी मैंने ऊपर अप्लाई की हुई है कुछ स्टाइलिंग, इसके ऊपर मैंने स्टाइलिंग अप्लाई की है। ठीक है, तो इसमें कुछ भी इतना ज़्यादा काम नहीं था, सिर्फ इमेज को आपने लगाना है, इस हेडिंग को लगाना है, इस पैराग्राफ को आपने HTML6 के अंदर रखना है और आपने इसके ऊपर स्टाइलिंग कर दी है। ये बहुत आसान है, इसमें कुछ भी नहीं है। मतलब अगर आप इसमें देखें तो कोई ज़्यादा टेक्निकल वर्क नहीं है इसमें, सिर्फ HTML CSS का काम है। बहुत आसानी से मैंने इसको कॉल MD4 के ऊपर डिवाइड किया है और अपनी स्टाइलिंग इसके ऊपर अप्लाई की है। इसके बाद जो मैंने बनानी है अपना सेक्शन, जो मैंने बनाना है, ये देखें, ये खूबसूरत सा जो सेक्शन है इसके बाद मैंने ये बनाना है। तो जल्दी से मैं इसको बनाता हूँ और फिर जो है आपके साथ इसकी कोडिंग भी स्टेप बाय स्टेप शेयर करता हूँ। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, अपने HTML की फ़ाइल index.php की फ़ाइल में आऊँगा। ठीक है, मैं अपने लिए एक सेक्शन ओपन करूँगा। ये एक अच्छा तरीका होता है कि हर सेक्शन के लिए आप एक सेक्शन ओपन करें, कंटेनर लगाएं, फिर रो खोलें और .col MD6 के अंदर मैं क्या करूँगा, अपना ये कंटेंट जो है ना ये लिखूँगा। सही है, ये
सही है, सेट करूँगा। और फिर कॉल MD6 के अंदर मेरा ये जो फॉर्म है मैं इसको ये सेट करूँगा, ठीक है। तो जल्दी से मैं इसको अब सेट करता हूँ और फिर कोडिंग आपको दिखाता हूँ कि मैंने इसमें क्या किया है। तो गाइज़ ये देखें, मैंने इसकी जो HTML है सारा कोड कर चुका हूँ। कॉल MD6 के अंदर मैंने कॉल MD6 के अंदर ये कंटेंट रखा हुआ है, ठीक है। कौन सा कंटेंट मैं आपको बताता हूँ। ये जो कंटेंट है ये कॉल MD6 के अंदर, ये जो फॉर्म है ये कॉल MD6 के अंदर है, ठीक है। तो मैंने स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें की है। देखिए मैंने इसके अंदर एक डिव ओपन की, फिर उसके बाद इसके अंदर H3 के अंदर ये एक हेडिंग रखी है, सब हेडिंग। कौन सी वाली, ये वाली। उसके बाद ये हेडिंग मैंने इसके अंदर सेट की है, ठीक है। कौन सी हेडिंग के अंदर, यहाँ इसके अंदर H1 के अंदर। फिर मैंने एक पैराग्राफ रखा है, फिर मैंने ये हेडिंग के बाद ये पैराग्राफ सेट किया है, ठीक है। और ये खूबसूरत सा बटन है, ठीक है। इसको मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको कैसे मैंने सेट किया है। ये देखें पैराग्राफ है, ये इसके अंदर ये फ़ोन नंबर, ठीक है। इसको मैंने एक क्लास दे दी और फिर उसके बाद ए का टैग लगाया है और इस तरीके से इसके सारी HTML का कोड किया है। फ़िलहाल इसको मैंने स्टाइलिंग कुछ नहीं की है, style.css। मैं आपको फॉर्म बताता हूँ कि फॉर्म मैंने कैसे सेट किया है, ठीक है। ये एक डिव ओपन किया, उसके बाद फॉर्म का टैग लगाया। आप बूटस्ट्रैप फॉर्म भी इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। बूटस्ट्रैप फॉर्म को मैं आपको सर्च करके दिखाता हूँ, बूटस्ट्रैप फॉर्म, ठीक है। आप इंटर करेंगे, इस वाले क्लिक पर आ जाएंगे। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे फर्स्ट लिंक को, तो ये देखें ये बूटस्ट्रैप फॉर्म है, ठीक है। मैंने कौन सा इसके अंदर यूज़ किया है बूटस्ट्रैप फॉर्म में, मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने इसके अंदर कौन सा यूज़ किया हुआ है, ठीक है। तो आप नीचे आएंगे और आप जो है वो इस फॉर्म के अंदर, बहुत सारे इसके अंदर फॉर्म्स हैं, आप इसको डिटेल के साथ पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। तो देखें मैंने इसको यहाँ से अपने लिए कॉपी किया, ठीक है। इस वाले फॉर्म को भी आप कर सकते हैं और इसके अंदर, हाँ ये वाला जो फॉर्म है ना, इसको एक मिनट, हाँ इसको भी कर सकते हैं आप। यहाँ से भी आप अपने लिए इसको कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। और मैंने जो किया वो ये वाला है, ठीक है। मुझे इस वाले को किया हुआ है मैंने। सिंपल आपने क्या करना है, यहाँ से कॉपी करना है और अपने पास पेस्ट करना है ना, और जैसे आपका फॉर्म होगा उस तरीके से आपने बनाने की कोशिश करनी है, ठीक है। मैंने अभी आपको HTML पे अपनी कोड के ऊपर लेकर जाना है और मैंने क्या किया भाई, देखें फॉर्म का टैग लगा हुआ है, फॉर्म रो है, उसके अंदर कॉल MD6 क्यों रखा हुआ है, क्योंकि ये जो मेरा फॉर्म है ये कुछ इस तरीके से है, ठीक है। ये देखें इसके अंदर कॉल MD6 में ये रखा है, ये फर्स्ट नेम, और कॉल MD6 के अंदर मैंने ये लास्ट नेम रखा है, ठीक है। ये देखें कॉल MD6 के अंदर ये फर्स्ट नेम है, फिर लास्ट नेम है, फिर उसके अंदर ये जो ईमेल है ये कॉल MD12 के अंदर मैंने रखी है। क्यों, क्योंकि मुझे इसके लिए पूरी रॉ चाहिए, यानी कॉलम 12 चाहिए। फिर ये फ़ोन नंबर के अंदर मैंने ये किया हुआ है। इसके अलावा मैंने एक टेक्स्ट एरिया का टैग ओपन किया हुआ है। ये टेक्स्ट एरिया का टैग क्या है, ये इस चीज़ के लिए होता है, ठीक है, इसके लिए, ठीक है। तो इसको मैंने कैसे ओपन किया हुआ, ये देखें टेक्स्ट एरिया, उसके अंदर हम रोज़ डिफ़ाइन करते हैं। रोज़ को अगर मैं बढ़ा दूँ, ठीक है, रोज़ को फ़िलहाल मैंने इसके ऊपर स्टाइलिंग से नहीं की है, तो मैं इसको बाद में आपको बताता हूँ, ठीक है। तो ये इस तरीके से मैंने सारी चीज़ें खूबसूरती के साथ, ये एक बटन इसके अंदर बनाया हुआ है कॉल 12। इस कॉल का मतलब ये है कि कॉल 12 में ये लिया हुआ ये बटन, लेकिन इसके ऊपर मैंने स्टाइलिंग अप्लाई की है, तो इसको इस तरीके से पैडिंग दी हुई है, थोड़ा छोटा करके दिखाया हुआ है, ठीक है, ताकि खूबसूरत दिखे। इसके ऊपर एक बटन मैंने बटन का टैग लगाया, उसके अंदर लिखा है सेंड, ठीक है, ये जो सेंड है ना, ठीक है। तो स्टाइलिंग है ये, अभी इसकी स्टाइलिंग करेंगे हम खूबसूरत तरीके से। ये सारा HTML का मैंने आपको समझा दिया है कि किस तरीके से मैंने कोड जो है वो इसके अंदर टाइप किया हुआ है, ठीक है, कोडिंग की हुई है। इसके style.css के फ़ाइल के अंदर मैं आता हूँ और इसकी स्टाइलिंग करता हूँ और फिर आपके साथ इसको शेयर करता हूँ, ठीक है। तो गाइस इस पर मैंने स्टाइलिंग अप्लाई कर दी है। ये देखें सेक्शन 7 को मैंने कुछ पैडिंग दी हुई है अप एंड डाउन से, ठीक है। और फिर इसके अंदर सेक्शन 7 टेक्स्ट जो है वो क्या चीज़, ये वाली क्लास है। सेक्शन 7 टेक्स्ट जो है ना वो ये वाली क्लास है, इसके ऊपर भी मैंने कुछ स्टाइलिंग अप्लाई की हुई है। फिर इसके अंदर जो H3 है मेरा हेडिंग, ये वाली H3, इसके ऊपर भी मैंने कुछ स्टाइलिंग अप्लाई की हुई है। ये देखें इसको मैंने क्या बोला हुआ है, लेफ्ट लेटर स्पेसिंग है, लाइन हाइट है, फ़ॉन्ट साइज़ है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ स्टेप बाय स्टेप। इसके अंदर कुछ भी नहीं है, सही है। H1 के ऊपर मैंने फ़ॉन्ट फैमिली अप्लाई की हुई है, लाइन हाइट अप्लाई की हुई है, फ़ॉन्ट साइज़ है। इसके बाद जो है वो पैराग्राफ है, पैराग्राफ के ऊपर फ़ॉन्ट फैमिली ये लगाई है, फ़ॉन्ट साइज़ है, पैडिंग कुछ दी हुई है मैंने, लाइन हाइट है। इसके ऊपर फिर फ़ोन नंबर क्या है, एक बटन है, कौन सा वाला, ये वाला बटन, ठीक है, जो मेरे ये टेक्स्ट के अंदर है, इसकी मैंने स्टाइलिंग की हुई है, ठीक है, इसकी मैंने स्टाइलिंग की हुई है। तो स्टाइल में आता हूँ मैं और इसको आपको बताता हूँ कि
फ़ोन नंबर के अंदर एक आइकन का आइकन लगाया हुआ है, ठीक है, ये आइकन, इसकी मैंने स्टाइलिंग की है पहले, और फिर जो है मैंने इस ए की स्टाइलिंग की है। इसके अंदर जो ए है ये वाला, इसकी भी मैंने स्टाइलिंग की है। कुछ पैडिंग दी हुई है मैंने, बैकग्राउंड कलर दिया हुआ है, बॉर्डर रेडियस दिया हुआ है, कलर दिया हुआ है, ठीक है। इस तरीके से मैंने सेक्शन फिर फॉर्म के ऊपर आना है। ये जो स्टाइलिंग थी वो इस टेक्स्ट की थी। मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से शो हो रहा है। सारी की सारी स्टाइलिंग मैं कर चुका हूँ आपके सामने, ठीक है। देखें, ये देखें खूबसूरत तरीके से, ये देखें इसके ऊपर मैंने स्टाइलिंग की है, इसके ऊपर स्टाइलिंग की है, ये पैराग्राफ के ऊपर ही और बटन के ऊपर स्टाइलिंग कर दी है, ठीक है। इंस्पेक्ट करके मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से ये स्टाइलिंग इसके ऊपर अप्लाई हुई है, ठीक है। ये देखें लाइन हाइट आप इस तरीके से चेंज कर सकते हैं, कम और ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। फ़ॉन्ट साइज़ अगर मैं इसको कम, ये देखें कम करूँगा तो ये इस तरीके से अजीब सा दिखेगा। फिर उसके ऊपर मैं इस फॉर्म के ऊपर आता हूँ। फॉर्म का मैंने क्या बोला हुआ है कि मार्जिन ऑटो कर दो, ठीक है। मार्जिन ऑटो जैसे ही मैं इसके ऊपर से हटाता हूँ, ये देखें अजीब सा दिखेगा, सही है। इसको पैडिंग मैंने दी हुई है, पैडिंग आप बढ़ा सकते हैं और कम कर सकते हैं। ये इसके अंदर की पैडिंग है, ठीक है, सेक्शन फॉर्म के अंदर की पैडिंग है। फिर जो है बॉक्स शेडो बोला हुआ है, बॉक्स शेडो मैं इसके ऊपर से जैसे ही हटाता हूँ, ये देखें ये जो इसके बॉर्डर्स के ऊपर जो शेडो आ रहा है ना, वो आप चेक करें, इसीलिए मैंने इसको बॉक्स शेडो दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा जी, बॉर्डर मैंने क्या दिया हुआ है इसको, 1 पिक्सल सॉलिड, ये वाला कलर कितना खूबसूरत दिख रहा है, ये देखें। अगर मैं इसको चेंज करता हूँ तो ये देखें, इसको आप चेंज भी कर सकते हैं, सही है। इसके बाद मैंने बॉर्डर रेडियस बोला हुआ है, बॉर्डर रेडियस को अगर मैं बढ़ाता हूँ तो ये इस तरीके से चेंज हो रहा है, वाह बहुत खूबसूरत। इसके ऊपर आप बॉर्डर रेडियस भी अप्लाई कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है, बहुत खूबसूरत दिख रहा है ये। इसकी विड्थ मैंने क्यों रखी है ज़्यादा, इतनी सी क्यों रखी है, मतलब 70%, ये देखें इसकी विड्थ जो है 70% इसलिए रखी है ताकि ये खूबसूरत दिखे, सही है, हमारे डिज़ाइन के हिसाब से दिखे, तो इसीलिए मैंने इसकी जो विड्थ है वो कम कर दी है। तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप समझ आ रही होंगी, ठीक है। मैंने आपको बता दिया कि इसमें क्या क्या चीज़ें, सेक्शन फॉर्म के अंदर ये सारी बॉक्स शेडो वगैरह मैंने आपको बता दिया। कस्टम बटन है, कस्टम बटन इसके अंदर क्या चीज़ है मैं आपको बताता हूँ। फॉर्म के अंदर जो बटन है ना मेरा, ये वाला, ठीक है, ये बटन कौन सा है मैं आपको भी बताता हूँ, ठीक है। इंस्पेक्ट करके मैं आपको इसकी क्लास के टारगेट करता हूँ और फिर आपको बताता हूँ कि कौन सा बटन है, ऐसे आपको समझ नहीं आएगा। इसको मैंने टारगेट किया, ठीक है, और जो है इसको मैंने, ये देखेंगे ये कस्टम बटन की क्लास दी हुई है मैंने इसको, और इसके ऊपर कुछ स्टाइल अप्लाई किया हुआ है, सही है। तो स्टाइल क्या अप्लाई किया, फ़ॉन्ट जो है मैंने इसको, ये देखें जैसे ही मैं फ़ॉन्ट इसकी चेंज करता हूँ तो ये इसकी पैडिंग गायब हो जाती है, हाँ सॉरी, इसकी साइज़ और ये लाइन हाइट आप बढ़ा सकते हैं, ये देखें ये लाइन हाइट है, सही है, ये साइज़ है इसका, लेटर स्पेसिंग बहुत खूबसूरती के साथ इसको मैंने दिया हुआ है। कलर मैंने इसको वाइट बोला हुआ है, ठीक है, जैसे ही मैं कलर इसका चेंज करूँगा तो ये, और ये बैकग्राउंड कलर है। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी। ये देखें ये इसकी पैडिंग है, कितनी खूबसूरती इसके साथ ये दिख रही है, ठीक है। तो ये मेरा फॉर्म भी कंप्लीट हो चुका है, सही है, फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। फॉर्म कंप्लीट करने के बाद मेरा जो है इसके अंदर फुटर बाकी रह जाता है। फुटर मैं आपको बताता हूँ कि वो किस तरीके से हम बनाएंगे, सही है। ये फुटर जो है ना, ये मैं आपको अभी इसके अंदर कोड करके दिखाता हूँ। फिर इसके अंदर हम एनिमेशंस का काम करेंगे और अपनी रिस्पॉन्सिव का काम करेंगे। तो गाइज़ ये बहुत लेंथी वीडियो है, लेकिन इसके अंदर मैं उम्मीद करता हूँ सारी की सारी चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, सही है। तो जल्दी से अपना ये फुटर तैयार करते हैं ताकि हमारा वक्त जो है वो ज़्यादा इसमें ना लग जाए, ठीक है। तो मैं अपनी फुटर की फ़ाइल के अंदर जाता हूँ, ठीक है। फुटर की फ़ाइल के अंदर जा कर के मैं अपने लिए एक सेक्शन मैंने ओपन किया हुआ है, ये वाला, सही है। और सॉरी, इस सेक्शन को मुझे ज़रूरत नहीं है, ठीक है, मैं इसको कट कर देता हूँ। और इस फुटर के अंदर मैं अपने लिए एक कंटेनर ओपन करता हूँ। कंटेनर ओपन करने के बाद एक रॉ ओपन करता हूँ और मैं अपने डिज़ाइन देखता हूँ कि कैसे। ये देखें, इसको मैंने रॉ को डिवाइड करना है। अगर इस कॉलम को मैं 4 में ब्रेक कर दूं और 2 और इसको 3 में ब्रेक कर दूं, सही है, तो ये कैसे आएगा। तो मैं इसको आपके लिए यहाँ कोड करता हूँ और फिर आपके साथ इसको अपनी कोडिंग को शेयर करता हूँ, ठीक है गाइस। तो देखिए गाइस, मैंने इसके अंदर ये HTML का कोड कर लिया है। इसको मैंने क्या किया है, कॉल MD4 के अंदर ब्रेक किया है, ठीक है।
और इस वाले जो ये जो कॉलम है इसको मैंने 2 के अंदर और इसको 2 के अंदर, और फिर लास्ट वाले कॉलम को मैंने 4 के अंदर ब्रेक किया है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको इंशाल्लाह समझ आएगा। ये 4 के अंदर, ये 2 और ये 2 के अंदर, ये 4 के अंदर, 4 और 4 8 और ये 2 और 2। ठीक है, तो मैंने इसके अंदर क्या क्या किया है, मैंने इसके अंदर ये इमेज एक लगाई है, ये पैराग्राफ है, ये इसकी हेडिंग है, और इसके अंदर फिर इसका ये इनपुट का एक टैग ओपन किया है। ठीक है, इसके ऊपर मैंने अनऑर्डर्ड लिस्ट लगाया है, इसके ऊपर भी मैंने अनऑर्डर्ड लिस्ट लगाया है। ये हेडिंग है, ये भी हेडिंग है, और ये भी हेडिंग है। और इस तरीके से मैंने ये आइकन इसके अंदर लगाए हैं। ये जो है इसके इस तरीके से हेडिंग में इसके सामने ये भी मैंने इसको इस तरीके से शो करवाया हुआ है। ये आइकन्स हैं, ये आइकन कैसे शो हो रहे हैं, ठीक है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, इसके ऊपर से मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, ये फ़िलहाल इसके अंदर इमेज, लोगों की जो इमेज है वो मैंने नहीं रखी है, हेडिंग ही लगा दी है, लेकिन यहाँ एक इमेज आएगी। ठीक है, फ़िलहाल मेरे पास वो लोगों की इमेज है नहीं, तो मैंने हेडिंग ही लिख दी है। ये पैराग्राफ है, ये इसके अंदर हेडिंग है, सब्सक्राइब टू न्यूज़लेटर। ये एक और डिव ओपन किया, उसके अंदर इनपुट का टैग लगाया इस तरीके से। ठीक है, और इसके अंदर एक आइकन रखा है, ये वाला जो बटन है। ठीक है, इसके ऊपर मैंने स्टाइलिंग अप्लाई की है। ठीक है, और इसको मैंने किसके अंदर रखा हुआ है, ए के टैग के अंदर, ताकि इसको मैं क्लिक करूँगा तो ये कहीं और जाएगा। इसके बाद मैंने ये हेडिंग लगाई है, ये अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाए हैं, सही है। इसके अंदर ये बनाए हैं LI, सही है। सारे अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर ये LI है, A है। अबाउट, सर्विस, कॉन्टैक्ट, गैलरी, प्रोडक्ट, ये क्या है, ये चीज़ें, ये देखें, अबाउट, सर्विस, ये सारी चीज़ें, ये वाली चीज़ें। ठीक है, इसके बाद जो है क्या किया हुआ है, गेट इन टच, ये कौन सी हेडिंग है, ये वाली हेडिंग है। इसके अंदर मैंने क्या किया हुआ है, अनऑर्डर्ड लिस्ट लगाने के बाद इसके अंदर मैंने एक आई का टैग लगाएं, फिर इस तरीके से नंबर शो करवाया है, ये ईमेल शो करवाई है वेबसाइट की, ये आइकन है इस तरीके से। और ये आइकन्स कैसे शो करवाएं, ये डिव एक बनाया है, और स्पैन के अंदर ए के टैग के अंदर सारे आइकन्स इस तरीके से मैंने शो करवा दिए हैं। और मैं अभी इसकी स्टाइलिंग आपके सामने करूँगा, और स्टाइलिंग में फिर आपको बताऊँगा कि किस तरीके से शो होगा ये सारी की सारी चीज़ें। ठीक है, तो गाइज़ इसकी जो स्टाइलिंग है वो style.css में मैं कर चुका हूँ, आपके साथ ये शेयर करता हूँ। ठीक है, क्या किया हुआ है कि इसके ऊपर मैंने जो फुटर की जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड कलर चेंज किया और इसको पैडिंग दी है, सिंपल। ठीक है गाइज़, इसके बाद फुटर कॉल 1 क्या है, ये कौन सी क्लास है, मैंने रैंडम क्लासेस दी हैं, आप इसके ऊपर गौर ना दें। ठीक है, इसके ऊपर मैंने कुछ स्टाइलिंग अप्लाई की है, कैसे, कलर वाइट इसको बोला हुआ है। फुटर फॉर्म क्या चीज़ है, ये देखें, फुटर फॉर्म जो है ना, ये इसकी ये वाली क्लास है, इसके ऊपर भी मैंने कुछ स्टाइलिंग अप्लाई की हुई है। डिस्प्ले फ्लेक्स बोला हुआ है, अलाइन आइटम सेंटर बोला हुआ है। ठीक है, अच्छा जी, इसके ऊपर फुटर फॉर्म इनपुट को मैंने विड्थ जो दी है, विड्थ 80 पिक्सल दी है। ठीक है, मैं इसको आपको दिखाता हूँ कि विड्थ 80 पिक्सल क्यों दी हुई है इसको। ठीक है, तो आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। इसको मैंने टारगेट किया और मैंने इसको बोला कि भाई इसकी जो फुटर फॉर्म की जो विड्थ है ना, वो आप 80 पिक्सल कर दें। सही है, कहाँ गई भाई 80 पिक्सल, यहाँ शो नहीं हो रही है, एक मिनट, मैं यहाँ इस पर आता हूँ और इनपुट। ठीक है, मैं आपको वैसे ही करके दिखाता हूँ। अगर मैं इसको इनपुट फुटर फॉर्म की इनपुट को जो है 100% कर देता हूँ, तो ये कैसे शो होगा मैं आपको वो दिखा देता हूँ। ये देखिएगा, ये कुछ इस तरीके से शो होगा, बहुत मतलब इसकी विड्थ बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए मैंने क्या किया हुआ है, इसकी जो इनपुट की क्लास है ना, इसको टारगेट करके इसकी जो विड्थ है वो कम की हुई है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई हो। ठीक है, इसके बाद मैंने इसके ऊपर क्या स्टाइलिंग की है, इसके बाद मैंने इसको बोला हुआ है कि भाई एक मिनट, इसको मैं दोबारा 80 पिक्सल कर देता हूँ, वो आपको मैंने समझाने के लिए किया बता। फुटर फॉर्म ए, ठीक है, ए क्या चीज़ है इसके अंदर, ए इसके अंदर ये जो ए है ना, इसको मैंने टारगेट किया हुआ है और इसको स्टाइलिंग की हुई है, कुछ भी नहीं किया है। इसको पैडिंग दी है और बैकग्राउंड कलर दिया हुआ है, ये वाली, ये जो ए है ना, इसको असल में मैंने इसकी स्टाइलिंग की हुई है। ठीक है, और इसके अंदर एक ए का टैग भी रखा हुआ है, सॉरी आइकन है ये, सही है। तो इसको मैंने इस तरीके से इसकी स्टाइलिंग की हुई है। अब इन चीज़ों की स्टाइलिंग देखते हैं कि वो मैंने किस तरीके से की है। ठीक है, अच्छा जी, अच्छा हेडिंग 6 की इसके अंदर क्या चीज़ें हैं, हेडिंग 6 जो है ना, वो ये वाली हेडिंग है, कहाँ गई हेडिंग 6, फुटर कॉलम 1 और हेडिंग 6, ये हेडिंग जो है ना, इसकी मैंने स्टाइलिंग की हुई है, ये सही है। तो इसके ऊपर भी मैंने स्टाइलिंग अप्लाई की है, सॉरी
ये इसको फ़ॉन्ट साइज़ दिया हुआ है, लाइन हाइट दी हुई है, ठीक है। फिर H1 की भी मैंने स्टाइलिंग की हुई है, ये देखें H1 ये है, इसके मैंने बोला हुआ है कि आप इसकी लेटर स्पेसिंग ये दे दो, फ़ॉन्ट वेट ये दे दो, और फुटर कॉलम 1 के अंदर जो पैराग्राफ है, ये वाला पैराग्राफ, इसको भी मैंने थोड़ी स्टाइलिंग की हुई है। कुछ भी नहीं है इसके अंदर, बहुत आसान है, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। ये एरो है, एरो क्या चीज़ है, ठीक है, वो ये वाली जो क्लास है ना एरो की, इसके अंदर मैंने आइकन रखा हुआ है, इसके ऊपर स्टाइलिंग की हुई है और कुछ भी नहीं है, सही है। तो इसके ऊपर मैंने स्टाइलिंग की हुई है। देन मैं आगे चलता हूँ और यूएल आपको दिखाता हूँ कि क्या है। ये देंगे फुटर कॉलम 2, इसका जो यूएल है इसको मैंने स्टाइल अभी किया है। अच्छा जी, इसके ऊपर मैंने ये स्टाइलिंग अप्लाई की है। फिर इसको मैंने ये बोला हुआ है कि हेडिंग 6, फुटर कॉलम की जो हेडिंग 6 है, ये वाली हेडिंग 6, इसको मैंने स्टाइलिंग अप्लाई की है, ठीक है। फुटर कॉलम 2 के अंदर जो ए है, इसको मैंने जो है स्टाइलिंग अप्लाई की है, LI के अंदर ए, ये वाला ए, इसको मैंने क्या किया हुआ है, स्टाइलिंग अप्लाई की हुई है। LI को मैंने थोड़ी सी अप डाउन से पैडिंग दी है, सही है। हेडिंग 6 को फॉन्ट वेट दिया है मैंने, सेट है। इसके अंदर ये S6 फुटर कॉलम S6 जो है वो क्या है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाली जो हेडिंग है ना वो ये है, इसकी मैंने स्टाइलिंग की हुई है। स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें मैंने सेट करके रखी हुई हैं। फिर उसके ऊपर फुटर कॉलम UL LI, ये जो फुटर कॉलम 4 है ना उसके अंदर LI है, उसकी भी मैंने स्टाइलिंग की हुई है, ठीक है। फिर A की भी मैंने स्टाइलिंग की है, आइकन को कलर दिया हुआ है, और इस तरीके से सेक्शन सोशल सेक्शंस I को भी मैंने फ़ॉन्ट साइज़ दे करके उसका कलर वाइट किया हुआ है। ये जो चीज़ें हैं ना इसको मैंने कलर वाइट किया हुआ है। कंट्रोल शिफ्ट R करता हूँ और ये खूबसूरत तरीके से आपके सामने ये जो फुटर है वो भी रेडी हो चुका है। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी की सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको करके दिखाई हैं। अब जो है मैं इसमें लास्ट जो चीज़ करने वाला हूँ वो ये है कि इसके ऊपर हम एनिमेशन अप्लाई करेंगे। एनिमेशन क्या है, जैसे ही मैं इसको कंट्रोल शिफ्ट R करता हूँ, सही है, तो देखिएगा इसकी जो ये देंगे ये फॉर्म कितनी खूबसूरती के साथ ओपन हो रहा है। तो ये एनिमेशन का काम है, ठीक है। एनिमेशन में अब इसके ऊपर अप्लाई करूँगा और इसकी रिस्पॉन्सिव का काम करेंगे। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, बहुत लेंदी हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एनिमेशन का काम और रिस्पॉन्सिव का काम करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी की सारी चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी। दोस्तों इस वीडियो के अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और लाइक भी कीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरीके से ऑसम वीडियोस बनाकर लेकर आता हूँ। और इंशाल्लाह मैं कोशिश करता हूँ कि आपके साथ स्टेप बाय स्टेप सारी कोडिंग जो है मैं शेयर करूँ, इसी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँ। और उम्मीद करता हूँ कि आपको इसमें सीखने को बहुत कुछ मिला होगा। तो मिलते हैं इसी तरीके से इसकी बाकी वीडियो के साथ, ठीक है।